सोशल मीडिया पर करीब 15 से 20 सेकंड का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। वो वीडियो एक जगह ही नहीं, एक जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जमकर वायरल हो रहा था। जिस वीडियो में ये देखा जा रहा था कि एक घर है जो गांव से थोड़ा सा दूर बना है, यानी उस व्यक्ति ने अपना घर गांव से थोड़ा दूर जंगल के आसपास, मैदान के आसपास अपना घर बनाया है। और उस घर में जो कपड़ा है, जो खाने का सामान है, जो राशन वगैरह है, उस घर में कई जगहों पर अचानक ही अपने आप आग लग जा रही थी। बिना किसी के आग लगाए ही आग लग जा रही थी। अब जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हुआ तो ये लोगों के पास पहुंचा और धीरे धीरे उस जिले के प्रशासन के पास तक पहुंचा। प्रशासन ने पूरी वीडियो को देखा तो प्रशासन को लगा कि इसमें कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। आखिर क्यों उस घर में आग लग रही है? आखिर क्यों उस घर के लोग एक एक करके मौत के काल के गाल में समा जा रहे हैं? जब प्रशासन ने पूरी तरीके से जांच की तो पूरा ही सच सामने जब निकल कर आया तो जिसने भी सुना, उस गांव के लोग ही नहीं, पास पड़ोस के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जब पूरी घटना को लोगों ने सुना कि इसके पीछे का रीजन क्या था, कि घर में आग कैसे लग रही थी, तो लोग एक बार सोच में पड़ गए, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी अपने आप में वाकई में बहुत हैरान और परेशान करने वाली है। और ये सोचने वाली है कि आज एक व्यक्ति अपने निजी रिश्तों को किस तरीके से गलत फहमी में आके, एक अंधविश्वास में आके, एक गलत रास्ते पर पड़कर लोगों की कही हुई बातों को सुनकर अपने पूरे परिवार को अपने आंखों के सामने ही एक गलत बर्ताव की वजह से खत्म कर लेता है। तो आइए बिना देरी के पूरी कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है, का एक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान का ही एक जिला पड़ता है चूरू। और चूरू जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है हमीरवास, और हमीरवास थाने के अंतर्गत आता है एक गांव, जिस गांव का नाम है भैंसली। इसी भैंसली गांव में भूप सिंह का परिवार रहा करता था, क्योंकि भूप सिंह के परिवार में टोटल 7 लोग थे। और भूप सिंह को ये लग रहा था कि उनका जहां गांव में बस्ती में घर बना हुआ है, वहां पे उनका गुजारा नहीं होने वाला है। तो गांव के बगल ही एक खेत था उनका, जंगल के पास, वहां उन्होंने अपना खेत में घर बना लिया और वहां पर अपने परिवार के साथ रहने लगे। अब 29 जनवरी 2024 को उनकी 80 वर्षीय दादी की तबीयत खराब होती है। उन्हें सर्दी हो रही थी, तो उनको खांसी हो रही थी। तो उन्होंने घर वालों से कहा कि मुझे खांसी की कोई दवा ला दो। तो भूप सिंह, जो कस्तूरी देवी 80 वर्षीय उनकी दादी थी, उनके नाती भूप सिंह से जब उन्होंने कहा तो भूप सिंह गया। भूप सिंह एक दवा लेकर आया खांसी की, और अपनी दादी को उसने पिला दिया। अब कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, दादी की तबीयत खराब होने लगी। और जब दादी की तबीयत खराब होने लगी तो घर वालों ने मिलकर उन्हें अस्पताल भर्ती कराया। लेकिन 1-2 घंटे बाद ही दादी ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। अब दादी के शव को घर वापस लाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। क्योंकि दादी बुजुर्ग थी, इसलिए गांव में या घर वालों में किसी ने कुछ भी शक नहीं किया, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए सब एक प्राकृतिक मौत मान रहे थे कि कस्तूरी देवी, जो 80 वर्षीय थी, इस घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, उनकी मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। अब 13 दिन बाद, मात्र 13 दिन बाद, इनके घर में 2 लड़के होते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम था गर्भित, जिसकी उम्र करीब 4 साल थी, और दूसरे बेटे का नाम था भूप सिंह के अनुराग, जिसकी उम्र 13 साल थी। अब 13 फरवरी 2024 को गर्भित, जो 4 साल का था, वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर खेल ही रहा था कि अचानक से उसे खांसी आनी शुरू होती है। जब खांसी आनी शुरू होती है तो पूरे घर वाले मिलकर गर्भित को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में 1-2 घंटे बाद दम तोड़ देता है। अब गांव वालों का बुरा हाल, घर वालों का बुरा हाल। घर का एक छोटा बच्चा, जो 4 साल, प्यारा सा बच्चा, घर में कोलाहल मचा कर रखता था, खेलता था, उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कार में छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार तो होता है, लेकिन उन्हें
जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें मिट्टी में दफनाया जाता है। अब गर्भित को दफना दिया जाता है और गांव वाले बड़ी सहानुभूति रखते हैं भूप सिंह के साथ कि उनके घर में 13 दिन के अंदर दो दो मौतें हो चुकी है, एक उनकी दादी की और एक उनकी बेटे की। अब फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर मात्र 13 दिन बाद ही उनके 13 वर्षीय बेटे अनुराग, उसकी तबीयत खराब होती है। जब उसे लोग ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो उसका भी वही वाकया हुआ, गर्भित की भी दर्दनाक अस्पताल में ही मौत हो जाती है। अब गांव वाले बुरी तरीके से परेशान, गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल, जो पड़ोसी थे उनका रो रो कर बुरा हाल, भूप सिंह की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। सब एक सदमे में जी रहे हैं, सब एक खौफ के साए में जी रहे हैं, सब एक आतंक में जी रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस घर में जो मात्र 1 महीने के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 80 साल की कस्तूरी देवी और 2 छोटे छोटे नन्हे प्यारे से बच्चे। अब पूरे गांव वाले आवेश में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऊपरी चक्कर है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई तांत्रिक या प्रेत का साया है। अब गांव वाले तांत्रिकों को भी बुलाना शुरू करते हैं। अब तांत्रिक इस घर को अपने आप अपने हिसाब से देखना शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच उस घर में 28 फरवरी 2024 और 1 मार्च 2024 के बीच घर में कहीं से पत्थर आना शुरू होता है। अब गांव वाले वहां पर बैठकर बात कर रहे थे, गांव वालों को बड़ा अचरज लगा। अब गांव वाले देखते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि आखिर ये पत्थर आ कहां से रहा है घर में। बात वहीं पे खत्म हो जाती है और फिर उसके जस्ट अगले दिन यानी 2 मार्च 2024 को पूरे घर में कपड़ा टंगे हुए थे। जहां जहां पर खूंटी था, कपड़ा टांगने का स्थान था, वहां अलग अलग जगह पर अचानक से एक एक जगह आग लग जा रही थी। अब गांव वाले जब इस चीजों को देखते हैं कि घर में बिना किसी के लगाए अचानक से आग लग जा रही है, तो पूरे गांव वाले एक बार फिर से सदमे में, फिर से खौफनाक स्थिति में जीने लगते हैं और पूरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगते हैं। अब जब सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हुई तो चुरू के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक जब ये वीडियो पहुंची तो चुरू के प्रशासनिक अधिकारियों ने तहसीलदार साहब को मौके का मुआयना करने के लिए भेजा। अब जैसे ही तहसीलदार साहब उस गांव में पहुंचते हैं और लोगों से बात ही कर रहे थे तो देखते हैं कि उस घर में फिर से आग लग गई है। अब तहसीलदार साहब लोगों से नमस्कार करके वापस आते हैं और आने के बाद वहां के जिलाधिकारी साहब को, पुलिस अधीक्षक साहब को बताते हैं सारा वाकया। उसके बाद वहां के पुलिस अधीक्षक साहब ने एसएचओ, जो हमीरवास थाने के एसएचओ थे, उनको भेजते हैं। हमीरवास थाने के एसएचओ उस गांव में उस घर पहुंचते हैं तो लोगों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। लोग इस टीम पर लाठी डंडों से वार किया जाता है। अब यशो साहब को इसलिए गांव वालों ने मारा कि यशो साहब जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे तांत्रिक प्रक्रियाएं चल रही थी, जिसका यशो साहब ने विरोध किया कि भैया ये सब कुछ नहीं है, इसका हम साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जांच कराएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब गांव वाले जब ये सब यशो के मुंह से सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाती है और फिर गांव वाले उन्हें मारने लगते हैं, पूरी पुलिस टीम पर पथराव करने लगते हैं। अब यशो साहब अपनी पूरी टीम लेकर, अपनी जान बचाकर भागकर सीधा अपने जिले चुरू पहुंचते हैं और वहां पुलिस अधीक्षक को सारी घटना बताते हैं, सारी घटना से अवगत कराते हैं। अब वहां के पुलिस अधीक्षक साहब फिर से एक बार पुलिस की टीम भेजते हैं और फिर से पूरे मामले की जांच करते हैं। इस बार जब पुलिस टीम पहुंचती है तो बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लेकर पहुंचती है और पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं। लेकिन मजे की बात ये कि मात्र 24 ही घंटे बीते थे कि अचानक पुलिस वालों के सामने घर में एक एक जगह पे आग तो लग रही थी, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने जांच करने के लिए लगाए थे वो सीसीटीवी कैमरा भी जल जाता है। अब पुलिस वालों को एक शक हो गया कि पुलिस वालों पर मारपीट की गई का मतलब पूरा गांव तांत्रिक पर ज्यादा भरोसा कर रहा है, पुलिस वालों पर नहीं। और शक की दूसरी वजह यह थी कि सीसीटीवी कैमरे में कैसे आग लगी। अब पुलिस वालों ने बारीकी से जब पूरे मामले की जांच की तो सबसे पहले पुलिस अपने आप को बचाव करने के लिए कोर्ट गई। कोर्ट से एक आदेश लिया कि हमें जो बुजुर्ग, चूंकि जो उनके घर में 80 साल की बुजुर्ग थी तो उनका अंतिम संस्कार इन्होंने उनकी डेड बॉडी को जलाया था, इसलिए राख ही बची थी। अब पुलिस के पास सुराग के नाम पर था तो 4 वर्षीय गर्भित का शव पुलिस कोर्ट से आर्डर लेकर आती है और लोगों के बीच में गर्भित के शव को जमीन से खोद कर निकाला जाता है
और जब पुलिस टीम गर्भित के शव की बाकायदा पोस्टमार्टम करके बिसरा की जांच कराती है तो पता चलता है कि गर्भित के शव में पॉइजन की मात्रा है, यानी कि गर्भित को पॉइजन दिया गया था। अब पुलिस दोबारा कोर्ट जाती है और दोबारा से फिर आर्डर लेकर आती है। अब दूसरे बच्चे अनुराग जिसकी मौत गर्भित के 13 दिन बाद हुई थी, उसकी भी बिसरा रिपोर्ट कराती है, तो उस रिपोर्ट में भी ये आता है कि उसे भी जहर देकर मारा गया था। अब सवाल ये था कि घर में टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें एक बुजुर्ग की मौत, 2 बच्चों की मौत हो गई थी, तो आखिर ये जहर दे कौन रहा है? अब उस घर के जो मुखिया थे भूप सिंह और उनकी पत्नी को बुलाया जाता है थाने और उनसे पूछताछ की जाती है। तो भूप सिंह की पत्नी से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो भूप सिंह कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब भूप सिंह से पुलिस पूछताछ करती है तब उनसे बताने के तरीके से और अपना बयान बार बार पुलिस के सामने बदलने से पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं शक की सुई भूप सिंह ही है। अब पुलिस अपने सही तरीके से जब भूप सिंह से पूछताछ करनी शुरू करती है तो भूप सिंह सारा कुछ उगल देता है। वो बताता है कि दरअसल वो मेडिकल का अच्छा खासा जानकार है, उसने मेडिकल स्टोर भी चलाए हैं और उसे दवा की अच्छी खासी नॉलेज है। उसका शक ये था कि उसकी जो पत्नी थी उसके दोनों बच्चे गर्भित और अनुराग असल में उसके बच्चे हैं ही नहीं, उसकी पत्नी का कहीं और संबंध है और ये दोनों बच्चे उसकी नाजायज औलाद हैं, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उससे झगड़ा लड़ा करती थी और किसी दूसरे से गांव में बात किया करती थी। लिहाजा भूप सिंह का शक अपने पत्नी पर अवैध संबंधों का हो जाता है। अब जब भूप सिंह ने थाने पर पूरी वाकया बता दी तो पुलिस भूप सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस एक एक करके कर देती है। और भूप सिंह ने यह भी बताया कि जो घर में आग लग रही थी उनके कपड़ों में एक विशेष प्रकार का केमिकल का लेप किया गया था, जो एक निश्चित तापमान पर जाकर अपने आप स्वेच्छा से ही जल जा रहे थे। इसके पीछे कोई तिलिस्म, कोई तांत्रिक विद्या और कुछ नहीं था, सिर्फ एक वहम, सिर्फ एक अवैध संबंध के शक में एक घर के मालिक ने अपना ही पूरा हंसता खेलता खाता परिवार अपने ही हाथों से बिगाड़ लिया। कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी किसी के साथ हो सकती है। जाते जाते बस इतना ही कि अगर भूप सिंह को अपनी पत्नी पे शक था तो अपने बच्चों का डीएनए करवा सकता था, अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था, बहुत सारे रास्ते हैं जिसे अपना सकता था। फिलहाल आपको पूरी कहानी कैसी लगी और आप पूरी कहानी कहां से देख रहे हैं, हमें अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।